तो सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग खगोलकी के बारे में जान रहे थे, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। तो अभी हम बताते हैं आपको तारामंडल, जिसको कंस्टिलेशन कहते हैं, तारों का समूह होता है। और यह माने एक से ज्यादा तारा का रहेगा ना एक जगह, तो उसको तारा का समूह कहते हैं, कंस्टिलेशन कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। इनमें से जो है हाइड्रा सबसे बड़ा है। इसी प्रकार कुछ और तारामंडल सब है, जैसे सेंटोरस है, जेमिनी है, लियो है। तो उसी प्रकार से कुछ तारामंडल सब है, जैसे मृग और ओरियन है। यह एक तारामंडल है, इसकी आकृति नीचे दी गई। इस तारामंडल को शीतकाल में देखा जा सकता है। बृहत सप्तर्षि, ग्रेट बियर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यह आकाश का एक प्रसिद्ध तारामंडल है। यह बसंत अथवा ग्रीष्म ऋतु में रात्रि के पहले पहर में सीधी से ऊपर दिखाई पड़ता है। यह आकाश में एक प्रश्न चिन्ह के जैसा लगता है। कृत्तिका, प्लेज, यह शीतकाल में आकाश में दिखाई पड़ने वाला तारों का एक समूह है। यह देखने में से लगता है जैसे रत्नों के गुच्छे झिलमिला रहे हों। तारों का ऐसा समूह गोलाकार तारा गुच्छे, ग्लोब्यूलर स्टार क्लस्टर कहलाते हैं। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, यह ग्रीष्म काल में दिखाई देने वाला तारामंडल है। इसकी आकृति बिच्छू से मिलती जुलती है। अब एक और इम्पोर्टेंट तारा है, तारामंडल नहीं, तारा जैसे ध्रुव तारा, इसके बारे में पोल स्टार इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ध्रुव तारे को रात में उत्तरी आकाश में सरलता से देखा जा सकता है। ध्रुव तारे की पहचान सप्तर्षि मंडल के आगे के दो तारों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो इसी रेखा पर ध्रुव तारे की स्थिति देखी जा सकती। तो ये सब था तारामंडल के बारे में और एक ध्रुव तारा के बारे में जानकारी ले लिए। अब हम लोग देखते हैं राशि चक्र, जिसको जोडियाक अंग्रेजी में बोला जाता है। तो जोडियाक जो है, यह एक ऐसी पट्टी है जो आकाश मंडल को घेरती है और क्रांति वृत्त इक्लिप्टिक के दोनों ओर 9 डिग्री आगे की ओर फैली रहती है। इस पर सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के मार्ग प्लूटो को छोड़कर स्थित होते हैं। इस पट्टी को राशि चक्र की 12 राशियों में बांटा गया है। हर राशि की चौड़ाई 30 डिग्री होती है। ये राशियां वर्ष के हर माह में सूर्य की स्थिति का संकेतन करती है। इसका नामकरण प्राचीन यूनानियों द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व उन तारामंडलों के आधार पर किया गया था जो इन राशियों में अवस्थित है। परंतु अयन चलन, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस के परिणाम स्वरूप तब से तारामंडल 30 डिग्री से अधिक परिमाण से पूर्व की ओर खिसक गया है और राशियों से संपाती नहीं होती। राशि चक्र की 12 राशियां हैं जो इस प्रकार से हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये सब राशि चक्र के बारे में था। अब देखते हैं एक निहारिका, जिसको अंग्रेजी में नेबुलाई कहते हैं, नेबुला। यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। ओरियन निहारिका, ओरियन नेबुला एरावत पथ, मिली वे में स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। उसी तरह से है एक धूमकेतु। धूमकेतु या पुच्छल तारे सौर मंडल के सबसे अधिक उत्केंद्रित कक्षा वाले सदस्य हैं। तो सूर्य के चतुर्दिक लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से बने पिंड हैं। ये सूर्य से दूर ठंडे अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। इनमें जियोकोबिनी, जीनरपेरिन, मार्कोस ब्रुक्सना, फिनले, बोरली, फे, किपले, सोला, क्रोमाल, हटल 1, न्यूजमीन 1 व हेली आदि प्रमुख पुच्छल तारे हैं। 1986 ईस्वी में हेली पुच्छल तारा देखा गया था। अवांतर ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य
भाग में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड है। इनमें सिरिल, पलाश, जूनो बेस्टा आदि चर्चित रहे हैं। उल्का और उल्कास्म। उल्का और उल्कास्म अंतरिक्ष में परिवहन करते धूल और गैस पिंड जब पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण में चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। ये ही उल्का कहलाते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। इन्हें उल्कास्म कहते हैं। तो ये था उल्का और उल्कास्म में अंतर। अब हम एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा जिसको चंदा मामा भी बोलते हैं, आकाश में न दिखाई पड़ता है रात में, वह चंद्रमा के बारे में। एकरा अंग्रेजी में मून बोलते हैं। और यह जो है पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास 3476 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 43 मिनट और 11.47 सेकेंड में और घूर्णन 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11.47 सेकेंड में पूरा करता है। चंद्रमा पर जो है दिन का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस और यह रात्रि का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब इसका औसत तापमान के बारे में बता रहा है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग है। यह अमेरिका का था, नील आर्मस्ट्रांग। और चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान लिबनिट्ज पर्वत है जो 3500 फीट ऊंचा है। तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? लिबनिट्ज पर्वत, और इसकी ऊंचाई 35,000 फीट ऊंचा है। तो ये सब को ध्यान में रखना है। चंद्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्र में पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे दूर की अवस्था एपोजी कहलाती है। चंद्रमा का वह भाग जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती उसे शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाती है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 भाग है। यहाँ का तापमान सबसे कम पाया जाता है। मतलब इस पर पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ जल न हो या जल रहित हो उसे तूफान का महासागर, ओशन ऑफ स्टॉर्म्स कहते हैं। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 से 130 डिग्री सेल्सियस होता है एवं रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा की रोशनी 1.30 सेकेंड में पहुंच जाती है। उसी तरह आप सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स बोलते हैं अंग्रेजिया में। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिससे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और दूसरा है चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स इसको बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आती है तो इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सब चीज को भी जान लिया। अब कुछ ग्रह सब है, उसके उपग्रह का नाम सब देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी जो है इसका एक ही उपग्रह है और इसका नाम है चंद्रमा, अंग्रेजी में एकरा मून कहते हैं। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस एवं डीमोस। इसी तरह बृहस्पति के 63 उपग्रह है। इसमें से कुछ प्रमुख है ईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो और लो। शनि का जो है, शनि ग्रह का, सैटर्न का 61 उपग्रह है। इसमें रिया, एथेटस, टाइटन, डियोन, टीथिस, एटलस, लापेटस, ये सब प्रमुख है। और उनका 27 गो उपग्रह है। इसमें एरियल, मिरंडा, एम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरान, अथेलिया, बेलिंडा, ये सब प्रमुख है। इसी तरह वरुण का 13 उपग्रह है। इसमें ट्रिटोन तथा नेरेराइट प्रमुख है। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लिए। अब अगले का जो है वो हमारा जो है, अच्छा एक और चीज सब है, फ्रॉनहोफर रेखाएं।
फ्रॉनहोफर लाइन्स। सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त तमाम काली रेखाएं दिखाई देती है जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। इनमें से हर रेखा द्वारा सौर वायुमंडल में उपस्थित किसी न किसी तत्व को इंगित किया जाता है। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या दक्षिणीय ध्रुवीय ज्योति सौर ज्वालाओं के भू वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु कणों से टकराव के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश को ही ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, या हिंदी में इसको दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहेंगे। उसी तरह से ऑरोरा बोरियालिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति होता है। उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराना है। दूसरा है सौर पवन, जिसको सोलर वाइंड कहते हैं। सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाली कण प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा, जिसकी गति लगभग 6 से 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, सौर पवन कहलाती हैं। सूर्य की घूर्णन गति के कारण इसका आकार सर्पाकार होता है। इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देता है। कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर ध्रुवीय ज्योतियों का दर्शन देता है। उसी तरह सौर कलंक सन स्पॉट, सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से काफी कम, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। संभवतः यह चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र है। सौर कलंकों की अधिकता के समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों मैग्नेटिक स्टॉर्म्स का जन्म होता है, जिसका प्रभाव रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस सेट आदि पर पड़ता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय वस्तु से इसको जान लेते हैं कि टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा एवं फोबे सबसे छोटा उपग्रह है। शनि ग्रह 3 चमकदार सेकेंद्रीय वलयों से घिरा हुआ है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है और पृथ्वी से यह 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.3 या 4.5। मंगल ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है एवं इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र एवं अरुण यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों को घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद क्रमशः शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध का स्थान है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके पश्चात क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है और बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसके बाद क्रमशः शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण का स्थान आता है। सूर्य के काफी निकट स्थित होने के कारण बुध एवं शुक्र काफी गर्म है, जबकि अन्य ग्रह ठंडे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसका आकार छोटा एवं घनत्व अधिक है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इसका आकार बड़ा एवं घनत्व कम है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था और अब हम आगे चलते हैं। चलते चलते थक नहीं सकते हैं। सरकारी सामान्य ज्ञान का काम ही है आपको आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ाना। अब हमारा अगली जो विषय है वह है वेन एलेन बेल्ट, या इसको कहते हैं चुंबकीय मंडल, मैग्नेटोस्फीयर। चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई धरातलीय सतह से 64,000 किमी होती है, वेन एलेन बेल्ट कहलाती है। यह बेल्ट पृथ्वी के चुंबकीय कवच है, जिसमें सूर्य से निकले हुए प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन्स
फंसकर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से बंध जाते हैं। और एक है गणिकाएं, एस्ट्रॉइड्स जिसको बोलते हैं। अंतरिक्ष में करीब 40,000 गणिकाएं हैं, जिनमें से करीब 4,000 की कक्षाएं ज्ञात कर ली गई है। अधिकतर गणिकाएं छोटी होती है तथा उनका व्यास कुछ किलोमीटर तक होता है तथा ये मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाती हैं। अब है उपग्रह, सैटेलाइट। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। बुध व शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का 1, मंगल के 2, बृहस्पति के 63, शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह हैं। तो पहले भी हम लोग बताए थे। और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रह टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सुपरमैन टाइटन से न आया था। गैनीमेड, कालिस्टो और टाइटन उपग्रह आकार में बुध ग्रह से भी बड़े हैं। कृत्रिम भू उपग्रह, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। अब जैसा ये तब तो प्राकृतिक उपग्रह था, अब मनुष्य भी अपना उपग्रह बना के भेज दिया है कक्षा में, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं। तो पृथ्वी तल से किसी दूरी पर रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए स्थापित किए गए प्रकोष्ठ कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जैसे आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी आदि, ये सब इंडिया का उपग्रह है। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यह पृथ्वी का ऐसा कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित प्रेक्षक को स्थिर प्रतीत होता है। इसे तुल्यकालिक उपग्रह, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। ऐसे उपग्रह के लिए उपग्रह की कक्षा वृत्तीय होनी चाहिए एवं बृहस्पतीय तल में होनी चाहिए। उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी अक्ष के परंतु घूर्णन काल के बराबर होना चाहिए। उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के घूर्णन के कोणीय वेग की दिशा में होनी चाहिए। तो ये सब इसका विशेषता सब है। मतलब ये सब जो है ना, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब विशेषता इस तरह से होना चाहिए। अब है कक्षीय वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई उपग्रह जिस वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे उसका कक्षीय वेग कहते हैं। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग √g गुने r, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या और g वृत्तीय त्वरण के द्वारा दिया जाता है। उपग्रह की ऊर्जा, किसी उपग्रह की ऊर्जा उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होती है तथा निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। E = -1/2 Gmm/r, जहाँ G एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, m पृथ्वी का द्रव्यमान तथा m उपग्रह का द्रव्यमान है। माने कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m उपग्रह का द्रव्यमान है, और r जो है पृथ्वी का त्रिज्या है। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के परे जाने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उसे बंधन एनर्जी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र E = +1/2 Gm × स्मॉल m/r। उपग्रह द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, पृथ्वी तल से v वेग से ऊर्ध्वाधर प्रेक्षित किसी पिंड या उपग्रह द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई hv²r/2gr-v² है। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे ऊपर की ओर प्रक्षेपित किए जाने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, मतलब कि पृथ्वी पर नहीं लौटती है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो फॉर्मूला है वह v = √2gr है, और पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ये सब था कुछ बात सब, और है कृत्रिम उपग्रह के बारे में कुछ उपयोग सब के बारे में जान लेते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह का जो उपयोग है वह इस प्रकार से है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए, खगोलीय पिंडों की संरचना आदि का अध्ययन करने के लिए, वायुमंडल के अध्ययन के लिए, सौर एवं ब्रह्मांडीय विकिरण के अध्ययन के लिए, दूरसंचार कार्यक्रम एवं रेडियो संवादों के संप्रेषण के लिए, पृथ्वी के आकार का अध्ययन एवं मानचित्र बनाने के लिए, ये युद्ध काल में भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये विमान चालकों का दिशा निर्देशन भी कर सकते हैं। उपग्रहों का उपयोग गुप्तचर कार्यों के लिए भी किया जाता है।
इसी तरह है परिक्रमा पथ के आधार पर उपग्रहों के प्रकार। निम्न भूकक्षीय उपग्रह। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः अंडाकार कक्ष में 160 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। वर्तमान में अधिकांश उपग्रह इसी प्रकार के हैं। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्ष में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई लगभग 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करते हैं। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS इसी वर्ग में आता है। और भूतुल्यकालिक उपग्रह। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किमी की ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं। इनसैट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। दीर्घवृत्तीय मोलिनीय कक्षा 500 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले मोलिनिया 173 उपग्रह इसी वर्ग में शामिल है। जुगनू। देश का प्रथम नैनो सैटेलाइट जुगनू है, जिसका निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा किया गया था। इसे इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से दिसंबर 2009 में स्थापित किया गया। इसका कार्य बाढ़, सूखा व अन्य योजनाओं पर निगरानी रखता है। उसी तरह इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। इसने भारत के पहले नेविगेशन सैटेलाइट को 1 जुलाई 2013 में प्रक्षेपित कर सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS समूह का यह पहला सैटेलाइट IRNSS-1A का प्रक्षेपण PSLV-C-22 के द्वारा किया गया। यह प्रणाली देश के प्रत्येक कोने में 1500 किलोमीटर क्षेत्र की वास्तविक व सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह आम नागरिकों के लिए स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और सेनाओं के लिए सीमित सेवा उपलब्ध कराती है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। प्रक्षेपण यान का उपयोग उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यान का अंतरिक्ष में परिवहन करने तथा स्थापित करने के लिए किया जाता है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण का केंद्र NCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कर्नाटक राज्य के हासन शहर में है। इसके अतिरिक्त इसरो द्वारा 2005 में एक अन्य मुख्य नियंत्रण सुविधा भोपाल में स्थापित की गई है। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के सफल परीक्षण के साथ भारत में प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कदम रखा और स्वयं अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बन गया। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान एवं भारत 4 चरणों वाला साधारणतः क्षमता का यह प्रक्षेपण यान 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित प्रक्षेपण यान था जो 100 से 150 किलोग्राम भार के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वर्ष 1960 के आधुनिकतम परीक्षापन रॉकेटों से प्रारंभ करके आज भारत ने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV के द्वारा सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रमोचन में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचन यान GSLV का इसरो द्वारा विकास उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक जियोस्टेशनरी कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया है। GSLV एक 3 चरण वाला प्रमोचन यान है, जिसकी लंबाई 49 मीटर है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन जो -250 डिग्री सेल्सियस एवं द्रव ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस पर होता है का प्रयोग होता है, जो प्रक्षेपण यान को अधिक शक्ति प्रदान करता है और उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर देता है।
अब कुछ अंतरिक्ष केंद्र सब है और उसका इकाई सब इसके बारे में देख लेते हैं। स्पेस सेंटर एंड इट्स यूनिट्स, जैसे है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSCC, यह त्रिवंतपुरम थुम्बा में केरल में जो पड़ता है वहां है। इसरो उपग्रह केंद्र ISAC, यह कर्नाटक के बंगलुरु में है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज सार, श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, अहमदाबाद गुजरात में है। मुख्य नियंत्रक सुविधा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF, हासन कर्नाटक, तथा दूसरा MCF केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC, बलियामाला त्रिवंतपुरम बेंगलुरु महेंद्रगिरी। भौतिक शोध प्रयोगशाला PRL, अहमदाबाद गुजरात। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र NRC, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। विकास एवं शैक्षिक संचार इकाई DESU, अहमदाबाद गुजरात। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई IISU, त्रिवंतपुरम। राष्ट्रीय मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर टोपोस्फीयर राडार सुविधा गंडकी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली NNRMS, यह भी बंगलुरु में है। इसरो टेलीमेट्री नियंत्रण एवं निगरानी नेटवर्क ISTRAC, बंगलुरु में केंद्र उपकेंद्र लखनऊ, मॉरिशस, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और कार निकोबार। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान एरिस ARIES, नैनीताल, देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित है यह। भारतीय दूर संवेदन प्रौद्योगिकी संस्थान IIRS, देहरादून। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARL, गंडकी, तिरुपति। अर्धचालक प्रयोगशाला SCC, चंडीगढ़ और एंट्रिक्स, बंगलुरु। तो ये सब कुछ प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र व उसके इकाई थे। इसी के साथ हमारा जो है आज का जो खगोल विज्ञान का जो सामान्य ज्ञान था वो समाप्त होता है। फिर से नए विषय वस्तु के साथ हम उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।